हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए 2022। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ द स्ट्रैटेजी फॉर कॉमर्स इन अकाउंटेंसी फॉर फेज 2। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इसके अंदर सबसे पहले आता है कि अकाउंट्स के पूरे बेसिक्स को पढ़ना होगा। बिकॉज टाइम कम है तो आपको एक बार बेसिक्स को रिवाइज करके टर्मिनोलॉजीज को देखते हुए यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द अदर एरियाज। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फॉर फेज 2। किस तरीके से एक एस्पिरेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि पेपर 20th मार्च को है, यानी आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है और उस लिमिटेड से टाइम को आपको किस तरीके से सही इस्तेमाल करके चलना होगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो द सीक्वेंस जिसमें आप चल सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए 2022 द फेज 2। ओके, सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या दिक्कत आती है कि सबसे पहले 100% कवरेज करके चलनी है विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत से एस्पिरेंट्स थे जो काफी समय से सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट दे वर लाइक कि मैम वी डिडंट लुक एट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली, हमने नहीं देखे हुए, तो व्हाट शुड वी डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कितना पढ़े, क्या पढ़े उनमें से। और याद रखिएगा इन द फर्स्ट फेज यस दे डिडंट कवर द न्यूमेरिकल्स, बट इट डजंट मीन यू नीड टू इरेडिकेट द चांसेस ऑफ हैविंग द न्यूमेरिकल्स इन द सेकेंड स्टेज। मतलब ये सोच के चलना बिल्कुल एक गलत अप्रोच होगी कि देखो फर्स्ट फेज में तो आए नहीं न्यूमेरिकल्स, तो मे बी सेकंड फेज में भी न्यूमेरिकल्स ना हो, तो एक काम करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट छोड़कर चलते हैं और हम वैसे अकाउंट्स पढ़ लेते हैं। आपने अभी रियलाइज किया होगा जब उन्होंने मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डाले, दे डिडंट पुट द बेसिक क्वेश्चन कि ये री डेफिनेशन, ये किसकी है, ये क्या है या वो नहीं है। दे वर पुटिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। दे आर गिविंग यू एन आइडिया कि अगर वैसे ही क्वेश्चंस वो यहां पर डाल दे, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो आपको थ्योरेटिकल बेस में अपना हाथ नहीं बिठा पाएंगे। वही एक दिक्कत होती है जिसको सोच के चलना होता है जब आप कवर कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर एरिया। यानी आपको किसी भी तरीके से अपनी प्लानिंग ऐसी रखनी है कि आप 100% कवरेज रखें ऑफ अकाउंटेंसी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपके पास डेफिनेटली 20 मार्च तक का ही है, राइट। सो चलिए एक बार बात करते हैं अकाउंटिंग के सिलेबस की। देखिए अपने सिलेबस में सबसे पहले पास आता है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या इसमें सिर्फ अकाउंट्स की बेसिक क्वालिटी के ऊपर है? बिकॉज पेपर में एक क्वेश्चन तो आया हुआ था क्वालिटी के रिगार्डिंग। नहीं, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज कवर करनी है, आपको अजम्पशंस कवर करनी है, एंड ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनको ये लगता है कि मैम लेट्स नॉट डू द अदर एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, दैट वोंट बी अ गुड अप्रोच। यानी इसमें आप अकाउंटिंग साइकिल का ओवरव्यू लेकर चलिएगा। दैट्स वन ऑफ द बेसिक थिंग्स विच यू शुड डेफिनेटली कवर। यानी जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, वो बेसिक चीजें नहीं बोली गई है, लेकिन ये बताया कि वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दिस इज इक्वलेंट टू दैट फैक्ट। तो याद रखिएगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं सिर्फ इतना सा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ कवर्स अ फ्यू अदर एरियाज एज वेल। यानी जब आप अकाउंटिंग एज एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, गो अहेड लुक एट द अकाउंटिंग साइकिल एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनल अकाउंट्स बिफोर मूविंग हेड। इससे पहले कि आप बेसिक पहले खत्म करोगे, बेसिक खत्म करने के बाद ना जब आप सेकंड आप चीज प्रिपेयर करने लगोगे तो पहले कंपनी के फाइनल अकाउंट्स देखिएगा। इसमें से क्या बनाता है इस पेपर के अंदर ना, एमसीक्यूज में बहुत आराम से मेजर और माइनर हेड्स जो होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसके बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये मेजर और माइनर हेड में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजर और माइनर हेड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टीडियस क्वेश्चंस टू लुक फॉरवर्ड टू। तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब मैं कवर कर रही हूं तो एज ए स्टूडेंट मुझे सबसे पहले क्या कवर करना होगा, ये मेजर और माइनर हेड्स के टॉपिक को खत्म करना होगा। कीपिंग इन माइंड यही बेस बनेगा आगे कैश फ्लो, फंड फ्लो और बहुत से टॉपिक्स के साथ में। इवन दो आप पहले पढ़ चुके हैं, try this out, you will find this is a better way of reading all that, because this will help you to understand what's the importance of each and every item in the balance sheet as well as in the profit and loss account। मतलब एनालिसिस करने से पहले ना हमेशा इसको पढ़ लेना चाहिए। तो आप पहले कंपनी के मेजर और माइनर हेड्स वाला जो एरिया ना उसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा ही हुआ था बिकॉज आपने फेज 1 के लिए प्रिपेयर किया था, तब भी आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप इसको दोबारा जरूर देखें। बिकॉज ना ये एक ऐसा एरिया होता है जितना मर्जी कर लो एक टाइम बाद अनश्योर हो ही जाते हो, तो ये एक वीक पॉइंट होता है, इसके अंदर दोबारा देखने की जरूरत रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम वाज कि मैम क्या हम सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करें या फिर हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई हैं वो करें? गो फॉर बोथ।
ICAI रिलीज AS एज वेल एज इंड AS बोथ आपको कवर करके चलने चाहिए। यानी आपको अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है और डेप्रिसिएशन को इन डेप्थ, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसको कवर करके चलेगा। बिकॉज अगर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इट विल बी हेल कंफ्यूजिंग, वो कंफ्यूजिंग डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली इन्वेंट्रीज के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसका अगर कोई एमसीक्यू बनता है ना, इवन वो कंसेप्चुअल बेस्ड भी हो तो वो भी कंफ्यूजिंग बनता है। इस बार के पेपर में उसी के ऊपर बेस था। फिक्स्ड एसेट्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होगी, इन्वेस्टमेंट्स होगी। व्हेन एवर यू आर रीडिंग ऑल दीज एरियाज तो प्लीज गो अहेड, लेकिन ध्यान से करना है। क्यों? सबसे पहले मैंने आपको कहा कि पहले आप कंपनी के मेजर और माइनर हेड्स कवर करिए। तो जब आप मेजर और माइनर हेड्स पढ़ते हैं तो कंपनी इन सब चीजों को कहां पर डालती है वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। इसीलिए पहले उसको पढ़िएगा, फिर यहां पर आकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखिएगा कि किसका क्या ट्रीटमेंट होता है। आपको जो बेसिक चीजें याद करनी है, ये इन सब के एएस के नंबर्स जरूर याद रखिएगा। एएस के जो नंबर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एएस की बात कर रहा है चाहे वो इंड एएस की बात कर रहा है। अनफेलिंगली यू नीड टू कवर इट अप। कोई वहां पर ऐसी कोई होनी नहीं चाहिए कि यहां पर मैम टाइम कम रहेगा कि हमें इंड एएस ना पढ़े। अब आप इंड एएस और एएस दोनों के नंबर्स को जरूर देखकर चलें, उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और उनके बेसिक स्ट्रेटजीज को कवर जरूर करें। दैट्स वन ऑफ द सेफेस्ट वेज टू प्ले व्हेन यू आर रीडिंग अकाउंटेंसी। इसको पढ़ने का वही एक तरीका होता है। मतलब अगर आप अकाउंटेंसी की बात करते हो ना, जिस तरीके से अब अगले कुछ दिनों में अगर आपने दिन के 2 घंटे भी अकाउंटेंसी को दिए ना, आप 15-16 तक अगर आज से आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो भी बाय 15th और 16th you will be done with the syllabus of accountancy again with the MCQs testing that you will be doing on your own। इतना रहता है अगर आप सिस्टमैटिक वे से अकाउंटेंसी को लेकर चलो तो। ठीक है, ये आ गया। जब आप इसे कवर करोगे, इनके एएस अलग से पढ़ने हैं, इंड एएस भी पढ़ने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, द पावर ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े मैम? नहीं, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको उसके अंदर उसके एक्सेप्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेस पढ़ के चलने हैं। उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड है। उससे ज्यादा आप करेंगे तो आपने जो पीछे किया होगा आप उस क्वालिटी को रूइन कर देंगे। उस क्वालिटी को रूइन नहीं करना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा अपनी जो प्रेजेंटेशन है या अपनी वर्किंग है उसको पूरी तरीके से अफेक्ट कर दे। तो जस्ट गो फॉर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट इन अ लाइटर वे, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। प्रेफरेबली दोनों आसपास पढ़िएगा, यानी जिस दिन आपने इसी को पढ़ा उसी दिन आपने इसको पढ़ लिया। इन दोनों के अंदर ना ये बेनिफिट रहता है कि इसका और इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि इन दोनों में से किसी के अंदर से आपके पास में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट इसको फिर भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी स्टेटमेंट्स को रिव्यू जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। If there's a numerical, then this is the area, the first and foremost area जहां से numerical कवर होता है अकाउंटेंसी का। एक यहां से और एक आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया से, जहां पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो, और रेशियो एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट एरियाज अलॉन्ग विद शेयर्स। वो कुछ 2-3 ऐसे एरियाज हैं जहां से ना पक्का ही होता है कि यहां से तो क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे। दैट्स द लेवल ऑफ थिंग कि इसके न्यूमेरिकल्स ही कुछ ऐसे होते हैं कि किसी भी पेपर के अंदर अगर न्यूमेरिकल डाला जाए तो वो यहां से जरूर पिक किया जाता है। यानी आपने ना, अच्छा रेशियो एनालिसिस में बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि रेशियो एनालिसिस के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है मैम, नहीं याद होते, तो बेस्ट ऑप्शन इज डिवाइड एंड रूल। नंबर 1, सारे के सारे रेशोज को एक साथ याद कभी करने की जरूरत ही नहीं, उसको बांट दो। आज मैंने 4 किए, कल मैंने 4 किए, परसों मैंने 4 की, और मैंने उसको याद किया, किसी को सुनाया, खुद से लिख कर देखा। बेसिक वही जो बचपन में पढ़ते थे ना, पढ़ते हुए रट्टा मारा फिर उसको एक बार सुनाया, वो चीज करनी है, लेकिन उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी चेक करनी है। यानी हर रेशो कुछ कहती है, वो रेशो के पीछे के मीनिंग, उसके एसेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर न्यूमेरिकल बना तो यहां से डेफिनेटली आई कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ट्रांजैक्शंस ऑफ शेयर्स अलोंग विद द बोनस एंड राइट शेयर्स। जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन इज फ्रॉम प्रो राटा, लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कंपनी लॉ के साथ मेल खाते हैं। यानी यही सेम चीज आप कंपनी लॉ में पढ़ रहे होंगे और वही सेम चीज आप यहां पढ़ रहे होंगे। वेन एवर यू आर स्टडिंग दीज एरियाज, ट्रस्ट मी ऑन दैट नोट, जिस दिन आप यहां से पढ़ रहे होगे ना उसी दिन कंपनी लॉ से भी पढ़ना। जब आप इन दोनों एरियाज को इकट्ठा कनेक्ट करोगे ना, आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी।
दिस इज वन ऑफ द बेसिक ब्लेंड्स और स्पाइसेस जो ना अकाउंट्स के दूसरे लॉज के साथ में जोड़ते हैं। मैं प्रेफरेबली तब पढ़ना पसंद करती हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब मैं उसका इंटर कनेक्शन जरूर पढ़ सकती हूँ। यानी मैंने कॉस्टिंग में भी वही चीज पढ़ी होगी जिसकी एक सिमिलरिटी कहीं ना कहीं मुझे और पढ़ने को मिल रही होगी, तो मैं वहां से जरूर उठाऊंगी। यानी हम जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंट्स का ये वाला पोर्शन जिस पर्टिकुलर लॉ से लिंक कर रहा होगा मैं वो दोनों साथ में पढ़ लूंगी। उससे क्या हो जाता है कि मेरे पास ना एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। उससे उसकी जो वो एमसीक्यू आएगा, ये वाला एमसीक्यू देखा हुआ है, यही वाला इसका आंसर होगा, ऐसी नॉलेज तक हम लिमिट नहीं रहते। क्योंकि कई बार बहुत बार एस्पिरेंट्स का होता है मैम ये ना एमसीक्यू देखा हुआ है इसलिए इसका आंसर आता है, लेकिन इसके पीछे की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो नहीं पता। वो चाहिए तो सीधा ना शेयर्स वाला पूरा एरिया कंपनी लॉ के साथ में ही पढ़िएगा। कंपनी लॉ के अंदर आपको मिल जाएगा शेयर्स का, डिबेंचर्स का, वो ना एक स्पेसिफिक एरिया है, वो आप वो प्रोविजंस जो है ना वो इसके साथ में पढ़िएगा। और शेयर कैपिटल विल टेक टाइम, इसको तो आप आराम से एक दिन पूरा दे दीजिए, मतलब 2-3 घंटे जो अपने अकाउंट्स को देने होते हैं वो पूरा टाइम सिर्फ एक दिन शेयर कैपिटल को ही जाए। बोनस और राइट शेयर्स उस दिन नहीं, वो अगले दिन कीजिए। ईसॉप्स एंड बायबैक को उसके अगले दिन कर दीजिए। क्या हो जाएगा, एक एक टॉपिक करके जब आप कर रहे होंगे ना, तसल्ली से आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, वो हमेशा बेटर होता है देन रादर देन जस्ट गोइंग फॉर वन पर्टिकुलर डे थ्रू आउट दैट डे यू आर जस्ट डूइंग अकाउंटेंसी। उससे ना कई बार एक मोमेंटो टूट जाता है। दैट मोमेंटो इज बेसिकली लाइक आई एब्सॉर्ब्ड अ पर्टिकुलर चैप्टर बट देन आई मूव टू द अदर चैप्टर। बाय मूविंग टू द अदर चैप्टर जितना उसका एब्सॉर्प्शन मेरा दिमाग और घूम सकता था उस चीज को लेकर, वो घूमना बंद कर देता है। इसीलिए ना ऐसी चीजों को आप ना एक ग्रुप बनाकर चलाइए। दैट्स व्हाई मैंने इस पीपीटी के अंदर भी आपके पास ग्रुपिंग कर रखी है। उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना आपको डेफिनेटली ईज लगेगी। एंड इन फैक्ट इफ इट वर्क्स आउट देन गो हेड, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर ये चीज आपको हेल्प कर सकी है तो। ठीक है, ये आया ईसॉप्स और ये सब इकट्ठे कर दिए। उसके बाद मैंने ना एक पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के लिए कवर किया, कौन कौन से न्यूमेरिकल एरियाज हैं जो हमें कवर करके चलने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा तो डेफिनेटली यहां से आपका पक्का पेपर बन सकता है, यानी कॉग्स, जीपी, एनपी का। शेयर्स एंड डिबेंचर्स का एरिया होगा तो प्रोराटा एंड डीआरआर, डीआरआई का टॉपिक पढ़ना है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिर्फ इतना सा एरिया कंसेप्ट पढ़ गया कि क्वालिटी क्या होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, वो नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, इट्स जस्ट हिडन, लेकिन वो पढ़ने हैं पेपर के लिए। यानी आपको अकाउंटिंग साइकिल का जर्नल डेप्रिसिएशन, दिस इज अनदर एरिया जहां से आपका न्यूमेरिकल बन जाता है। देन राइट इशू, बोनस इशू, इसके अंदर आपके पास आते हैं एक्स राइट एंड वैल्यू ऑफ राइट, थ्योरेटिकल प्राइस, ऐसे क्वेश्चंस करके चलने हैं। विन विन सिचुएशन, एक छोटा सा फॉर्मूला और आपका एमसीक्यू खत्म, लेकिन 2 नंबर। Now that's the area which you need to look forward to, and ratios is something which I still expect. I still stand for the fact कि अगर numerical बनते हैं तो वो definitely phase 2 में chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं। They are not covering it in the first phase, I know that, but then in the second phase they are supposed to do that, or if they do not do that, remember now they have unleashed the power of application based questions। यानी अब आपको सिर्फ कंसेप्ट का पता होना चाहिए, फ्लैट कंसेप्ट पता होगा ना तो कोई फायदा नहीं, आपको उस कंसेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का आइडिया होना इज नाउ एसेंशियल। तो उसी चीज को आप दिमाग में रखते हुए चलेगा कि अगर न्यूमेरिकल नहीं भी हुआ तो न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दोज एरियाज यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट, राइट? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, उन्होंने फेज 1 को बहुत ज्यादा बेसिक रखा था। इट वाज प्योरली बेसिक, मतलब नॉट समथिंग व्हिच आई वुड एवर सजेस्ट एनी स्टूडेंट टू लुक एट एज अ बेस की ये पेपर था, इसके बेस पर आप अगली प्रिपरेशन करो, नहीं, दैट वोंट बी द पेपर। जो इस बार का पेपर आया है दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी treated as a balanced and a good quality paper set up by SEBI। SEBI ने इस बार का पेपर बैलेंस बनाया था। And for all those aspirants जो इस बार पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो पिछली बार का फेज 2 था उसमें it was a balanced paper। जब पिछली बार का फेज 2 उनका बैलेंस था तो अब आप लगाकर चलिए कि इस बार का बैलेंस पेपर डेफिनेटली ज्यादा टफर होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यानी जो आपने अभी दिया था उससे इट वुड बी डिफिकल्ट। साथ ही साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, यानी जिसमें दे कैन गो विद अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ लीग ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी देयर टू जस्टिफाई देयर लेवल्स, क्योंकि उन्होंने बेसिक में एक बैलेंस पेपर बना दिया था। अब इस बार का उनका पहला पेपर ही इतना वो हो गया था तो सेकेंड लेवल वो पीस ऑफ केक नहीं रखेंगे।
ठीक है, क्योंकि उनको और एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट करना है. ओनली द वंस हु आर केपेबल इनफ, ओनली दे विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट. सो देन मेरिट लिस्ट में भी पहुंचना है, मल्टीपल चैलेंजेस आपके पास है. तो अकाउंटिंग के अंदर ऐसी कोई चीज छोड़िएगा नहीं. और अकाउंटिंग कभी भी ना एंड में आकर करने वाली चीज नहीं होती, उसको परसिस्टेंटली चलाते चलिए. क्योंकि अभी दिन बहुत ज्यादा पड़े तो ये नहीं होना चाहिए कि चलो लेट्स वेट टिल द टाइम, देखते हैं आगे पढ़ेंगे जब मार्च शुरू होगा. वो चीज मत कीजिएगा. आप कोशिश कीजिए कि आप हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस्ड टाइम देकर चल रहे हैं. इसीलिए मैंने हर चीज को पढ़ने का एक बैलेंस टेक्निक बताया कि इसे कब पढ़ना है, इसे कब पढ़ना है. हर चीज को अलग अलग कर लीजिए और अलग अलग ही उसकी पढ़ाई कीजिए. उससे क्या हो जाएगा, आपका दिमाग उस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा. सो दिस इज वेयर यू कैन कवर द एरिया ऑफ न्यूमेरिकल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, और दिस इज व्हाट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि एप्लीकेशन बेसिस उन्होंने मैनेजमेंट में रखे थे. अकाउंटेंसी के अंदर दे कैन स्टिल कम अप विद दोज वियर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस व्हिच लुक लाइक न्यूमेरिकल बट दे आर नॉट. वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो एक अलग लीग ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आ सकते हैं. वो न्यूमेरिकल कहलाते नहीं है, लेकिन वो एक फॉर्मूले का इम्पैक्ट होता है. उस इम्पैक्ट के बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकता है कि इफ दे कैन गो अप टू दैट लेवल. तो अगर हायर लेवल आया तो वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. इन क्वेश्चंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, आपको सिर्फ चीजों को ढंग से पढ़कर चलना होता है. यानी जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जस्ट गो हेड एंड डू दैट. बिकॉज इस बार का उन्होंने पेपर ना आप लोगों के लिए एक लीग सेट कर दी. देखिए दिस इज द लेवल. आपको सिलेबस को इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर पढ़ा होगा ना, तो आपको पेपर डेफिनेटली आता होगा. अगर आपने इन अ प्रॉपर मैनर उसको नहीं रीड किया हुआ तो आपको दिक्कत आएगी. इसीलिए आपको उस तरीके से बैलेंस्ड होकर चलना होगा व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर फेज 2. ठीक है, सो आप अपने दिन को अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करके चलिएगा एंड जस्ट डू दैट पर्टिकुलर एरिया. और इस बार का पेपर भी अगेन आपके पास क्या हो जाता है, यू हैव गॉट अराउंड 40 मिनट्स एंड यू विल बी गेटिंग 50 क्वेश्चंस ओनली. तो आपके पास 50 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, वही सेम सिनेरियो रहेगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू कवर ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, तो वेट मत कीजिए, अपनी अकाउंटेंसी का पोर्शन धीरे धीरे ही सही साथ साथ में बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगाएंगे तो रिस्क बढ़ जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट विद द टेस्टिंग एज वेल. अपनी टेस्ट में अब जरूर शुरू कर दीजिए. अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, फिर उस टॉपिक को सेपरेटली जाकर जरूर पढ़िए. एंड इन केस आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए. और उनमें अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आप किसी तरह के पेड कोर्सेज की तरफ जाएं, तो वेट मत कीजिएगा, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड इन केस आपको सेबी ग्रेड ए के इन कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप अभी पीडीएफ के पोर्टल पर जा सकते हैं. वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी. मतलब अगर किसी एस्पिरेंट को लगता है उसका रेशोज वीक है, वो सिर्फ रेशो का टॉपिक भी बाय कर सकता है थ्रू आर माइक्रो कोर्सेज. तो आप माइक्रो कोर्सेज में जाकर इसके ना सिर्फ नोट्स को या इसके पर्टिकुलर क्लास को, इसके एमसीक्यूज को रिव्यू कर सकते हो. या फिर आप चाहो तो आपको अगर किसी को शेयर्स या डिबेंचर्स या आपको कोई पर्टिकुलर और टॉपिक के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटेंसी और एनी अदर टॉपिक, जहां पर आपको टॉपिक वाइज भी दिक्कत है ना, आप सिर्फ उस टॉपिक के रिसोर्सेज को भी रिव्यू कर सकते हो. अगर आपको लगता है आपको पूरे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप उस पर देख सकते हो. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट एवरीबॉडी दैट इफ यू आर डन विद एवरीथिंग, डू नॉट पोस्टपोन द एरिया ऑफ टेस्टिंग. कीप ऑन टेस्टिंग योरसेल्फ टिल द टाइम रिजल्ट नहीं आता. अगर आपको लगता है कि अभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो अपनी टेस्टिंग जरूर कंटिन्यू कीजिएगा. और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आएगी और आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, तो आप अभी पीडीएफ के पोर्टल पर जा सकते हो. वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी. मतलब सबसे पहले अपना होमवर्क, अपनी एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर गो एंड लुक आउट फॉर समथिंग एल्स. सो गो हेड एंड आई वुड स्टिल से वन थिंग, अगर आपको अपने आप से उम्मीद है और आपको लग रहा है कि आपको पेपर सही हुआ था, तो खुद पर ढील मत छोड़िएगा. क्योंकि ना ह्यूमन माइंड है, एक जब पेपर आने वाला, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है. और स्पेशली जब हम जो मैनेजमेंट के एरियाज हो गए या बेसिक इकोनॉमिक्स वाले एरिया हो गए, अगर आप अपना लॉन्गर पर्सपेक्टिव देख कर चलोगे, ये आपको काम आएंगे ही आएंगे. सो नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, कब आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा. जस्ट कीप ऑन स्टडिंग हार्ड गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट.
एंड इफ यू नीड एनीथिंग रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए, कोई भी कोर्सेज या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, फील फ्री टू गो ऑन टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर जाकर आप रिव्यू कर सकते हैं हमारी पूरी डिटेल्स, जहां पर आपको हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। जस्ट गो एंड डू योर होमवर्क फर्स्ट एंड देन लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग एल्स, क्योंकि सबसे पहली सेल्फ एनालिसिस होती है। ठीक है, सो कीप ऑन रोलिंग। थैंक यू।